ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक आपने पढ़ा कि सीता जी कियारा के बारे में वेद को फोन करके बोलती हैं, जो दीपक और वेदिका सुन लेते हैं और दीपक इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। अब आगे वेदिका के बारे में वेद क्या सोचता है, इसलिए सारी बातें दीपक को अच्छे से एक्सप्लेन किया। और वहीं दूसरी तरफ कियारा सीता जी के दिए हुए कपड़े लेकर ओबरॉय मेंशन से जा ही रही थी जब उसने नताशा और मार्था को गार्डन में एक दूसरे से बात करते हुए सुना। वह जानती थी कि मार्था पिछले 18 सालों से नताशा के साथ है और उनका रिश्ता बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह है, इसलिए वह एक वॉर्म स्माइल के साथ उनके पास गई। हाय नताशा। नताशा बात करते करते रुक गई और अपने सामने कियारा को देखते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, कियारा आप यहाँ भाई के लिए आए थे? वह थोड़े दिनों के लिए घर नहीं आने वाले हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मॉम ने कहा कि वह काम में बिजी है, वो रिसेंटली अपने घर पर रह रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वह मिस्टिक ओक हाउस है, वहीं पर हम एक दिन एक साथ जाएंगे उनसे मिलने के लिए, नताशा ने कहा। वेद की बहन के अपने साथ होने पर वेद के मन में कियारा के इंटेंशंस को लेकर कोई गलत ख्याल नहीं आएगा। इस बात को सोचकर कियारा मुस्कुराए और उसने मुस्कुराकर कहा, श्योर, थैंक यू, तुम बहुत ही पोलाइट हो। कियारा ने उनसे थोड़ी देर तक और बात की, उसके बाद घर के लिए निकल गई। जैसे ही वह अपने रूम में वापस आए वह उन कपड़ों को ट्राई करने के लिए खुद को रोक नहीं पाए और वह मिरर के सामने पोज करते हुए बहुत सारे क्यूट और प्यार चेहरा बनाकर उसने वीडियो और फोटो लिए और सीता जी को भेजे। उसने 9 वीडियो बनाए थे और कुछ फोटोज ली थी, हर एक ड्रेस के साथ एक वीडियो और फोटो, और वह उन सारे वीडियो और फोटो भेजने के बाद आखिर में उन्हें थैंक यू बोलना नहीं भूली इतनी खूबसूरत और अच्छी ड्रेस पिक करने के लिए। उन सब को भेजने के बाद उसने देखा कि वह कितनी खूबसूरत लग रही है वीडियो और फोटोज में, और उसे वेद के पास भेज दिया। अपने फोन को 9 बार बजता हुआ देखकर वेद ने उसे निकाला और उसे कियारा की वीडियो दिखाई दी। वह कंफ्यूज हो गया, मगर उन्हें खोलकर देखना पर पता चला कि कियारा ने अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए हैं और मिरर में देखकर क्यूट फेस बनाते हुए उसने वीडियो और फोटोज लिया है। अब जब वह वीडियो फुल वॉल्यूम पर था तो सब लोगों ने कियारा की आवाज भी सुनी। ओ माय गॉड, ये ड्रेस कितनी क्यूट है, आपकी हर चीज बहुत ही अच्छा है, मैं इसे पहनकर बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू आंटी, यह ड्रेस पक्का एक्सपेंसिव होगी। वेद को समझ नहीं आया कि कियारा ने अचानक से यह वीडियो उसे क्यों भेजे हैं और उन्हें ऐसी बातें क्यों बोल रही है। उसे दीपक की शक भरी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत कुछ भेजे तो तुरंत ही कियारा ने जवाब दिया, वेद क्या मैं इन कपड़ों में अच्छी लग रही हूँ? उसकी आवाज बहुत ही स्वीट थी और खुशी भरी थी, जिससे दीपक को गुस्सा आ रहा था और वही वेदिका दूसरी तरफ ज्यादा इमोशन नहीं दिख रही थी। वही वेद बेचैन हो रहा था और उसने एक वॉइस मैसेज भेजा पूछते हुए, तुमने ये कपड़े पहनकर मुझे क्यों वीडियो भेजे हैं? लोगों को लगेगा मैं तुम्हें खरीद कर दिए हैं, तुम ये सब मुझे क्यों भेज रही हो? तो कियारा ने फिर से हंसते हुए कहा, आंटी ने ये खूबसूरत कपड़े मेरे लिए खरीदे हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी आंटी कितनी थॉटफुल है और वह मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है। ये सुनकर दीपक गुस्से के मारे फटने वाला था। मेरी मॉम ने कपड़े खरीदे तो तुम मेरी मॉम को क्यों नहीं दिखती हो? ये सब तुम मुझे क्यों देख रही हो? वेद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था उसकी बातों से। कियारा ने भी यह बात नोटिस कर ली और उसने समझ नहीं आया कि उसने किस बात से वेद को गुस्सा दिला दिया, इसलिए उसने तुरंत वॉइस कॉल किया। वेद ने पहले तो नहीं उठाया, मगर उसे लगा कि कुछ चीज क्लियर करना जरूरी है, इसलिए उसने फोन को उठा लिया और स्पीकर पर रख दिया। वेद, कियारा की स्वीट आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी, मैं बस आंटी की काइंडनेस तुम्हारे साथ शेयर कर रही थी, तुम उदास क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें काम में डिस्टर्ब कर दिया या फिर तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आए? उसकी बातों से लग रहा था कि वह एक बहुत ही कंसीडरेट, जेंटल और केयरिंग इंसान है जिसे वेद की फीलिंग से बहुत फिक्र है। वेदिका की आंखें डिप हो गई, उसे रियलाइज हो गया कि जब 1 साल तक वह वेद को डेट कर रही थी तो उसने कभी वेद से इतनी जेंटल टोन में बात नहीं की है। वेद ही हमेशा उसकी केयर करता है और उसका ख्याल रखता था। कियारा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, वेद ने कहा और फिर उसने दीपक को और वेदिका की तरफ देखते हुए सीरियसली कहा, हम सिर्फ फ्रेंड्स हो सकते हैं, आई एम सॉरी। ये सुनते ही कियारा की हंसी रुक गई। तुम जानती हो कि मेरा दिल सिर्फ वेदिका के लिए धड़कता है। वेद अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही कियारा ने कहा, वेद क्या मैंने यह वीडियो तुम्हें भेजकर तुम्हें गुस्सा दिला दिया है या फिर मैंने कुछ गलत कहा है? मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी, मैंने सीता आंटी से सुना कि तुम बहुत ही बिजी हो हाल फिलहाल में, चलो कल फेस टू फेस बात करते हैं, अभी मुझे सीता आंटी के मैसेज का जवाब देना है, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। कियारा। वेद आगे भी कुछ कहना चाहता था मगर कियारा ने ऑलरेडी कॉल कट कर दिया तो एटमॉस्फेयर वहां का और भी अजीब हो गया। वेद ने थोड़ी देर तक सोच और फिर उसने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मुझे वेदिका मिल गई है और अब से मैं अपना सारा वक्त उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। ये मैसेज जब कियारा ने देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल पर चाकू से वार कर रहा हो, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वेदिका वापस आ गई है और क्या वेदिका इस वक्त वेद के साथ उसी के मेंशन में रह रही है? क्या इसी वजह से वेद किसी भी कीमत पर उसे सारे रिश्ते खत्म करना चाहता है?
ये ख्याल आते ही कियारा को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया हो। उसे ऐसा लग रहा था कि वह कहीं ऐसी जगह पर खो गई है जहां से वापस आना नामुमकिन है। उसका दिल बहुत ही दुख रहा था और वेद की टोन को याद करते हुए वह काफी रेस्टलेस हो गई। ठीक उसी वक्त सीता जी ने जवाब दिया, कियारा तुम खुश हो तो सब कुछ अच्छा है। मुझे डर था कि यह स्टाइल जो मैंने पिक किए हैं बहुत ही ओल्ड फैशन है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगी और उसने उसे फोन को पकड़ते हुए सीता जी को जवाब दिया, थैंक यू सो मच आंटी, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह केयरिंग है। मुझे नहीं पता कि मैं ये प्यार डिजर्व करती हूँ या नहीं। ये मैसेज भेजने के बाद उसने अपने आप को ब्लैंकेट में छुपा लिया और बहुत देर तक रोई। और वहीं दूसरी तरफ वेद ने नोटिस किया कि कियारा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो उसने दीपक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सारी चीजों से क्लियर कर दी है और वह अब हमारे घर नहीं आएगी। अपना सेंटेंस खत्म करने के बाद वह बेड पर बैठी हुई लड़की के सामने घुटनों पर बैठा और बोला, हमारा रिश्ता पूरी तरह से प्लेटोनिक था। हम सिर्फ दोस्त हैं और अगर जरूरी हुआ तो मैं उससे बिल्कुल दूरी बनाकर रखूंगा। हमारे बीच में दोस्ती भी नहीं रहेगी। उसे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए थे, उसे अपनी पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ वेदिका का साथ चाहिए था। वेदिका की आंखें सॉफ्ट हो गई और उसने कहा, अगर कोई लड़की तुम्हारे दोस्त है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भरोसा है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आफ्टर ऑल वह उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गया और उसके एडेप्टिव पेरेंट्स को बचाने के लिए उसने इतनी चोटें भी खाई। उसके लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल जेन्युइन थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लड़का जो रिलेशनशिप में हो उसे दूसरी लड़कियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दीपक ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें अपनी पार्टनर्स की फीलिंग्स को ध्यान में रखकर कुछ भी करना चाहिए। भाई चिंता मत कीजिए, मैं आज के बाद ऐसे ही करूंगा। दीपक की बातों से वेद बिल्कुल ऑफेंड नहीं हुआ, बल्कि उसने अच्छे से जवाब दिया। तो वेदिका की नजर फिर से वेद पर गई और उसने कहा, मैं अभी तक अपने पेरेंट्स को अपने वापस लौट के बारे में नहीं बताया है। कल मैं उन्हें कॉल करना चाहती हूँ और शायद उनसे मिलना भी चाहूँ। मैं भी तुम्हें और दीपक को फॉर्मल उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? वह वेद का ओपिनियन जाना चाहती थी। तो वेद की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, ऑफ कोर्स। आखिरी बार वेदिका की मोम कहा था कि वह उनकी शादी देखना चाहती है और अब जब वेदिका उसे ऑफिशियली घर ले जा रही है, इसका मतलब वेदिका के साथ उसका रिलेशनशिप स्टेटस सबको पता चल जाएगा। उनकी शादी हो जाएगी। यह उसके लिए बहुत ही खुशी और सरप्राइज भरा मौका था। भाई जहां तक बात रही माउंट डूम की, मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ ऑनेस्ट होना होगा। वेदिका ने दीपक की तरफ मुड़ते हुए कहा, आफ्टर और उसके पेरेंट्स इन सब में बहुत लंबे वक्त से घसीटे गए हैं और उन्हें सच जाने का हक है। दीपक ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जैसा तुम चाहो। तो फिर हम कल दोपहर में चलेंगे, वेदिका ने कहा। ऑल राइट, वेद मान गया और उसने कहा, अनु तुम्हारे खून में जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें स्टडी करने के लिए और उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने लैब जाएगी कल दोपहर में, तो हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। सब कुछ बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा था, या फिर शायद वह ऐसा सोच रहा था। अगले दिन कियारा बिना बोले वहां पर पहुंच गई। उसके पास एक होममेड ब्रेकफास्ट था और वह मेंशन के एंट्रेंस पर खड़ी हो गई। उसने नौकरों को वेद को उठाने के लिए नहीं कहा, बल्कि वह बस गार्डन में टहलने लगी और आसपास के नज़ारे को देखने लगी। और बाहर हल्का ठंड का मौसम भी था, जिससे नौकरों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने हिम्मत इकट्ठे की और वेद के दरवाजे पर नोक किया। आधे घंटे बाद, वेद सर, कियारा मैम आपका घर के बाहर आधे घंटे से इंतजार कर रही है, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? वह यहाँ क्या कर रही है? वेद के रूम के अंदर से उसकी आवाज आई, जो थोड़ी हार्श थी। क्लियर इंडिकेशन था कि वेद अभी अभी उठा था। उसने तो कियारा को बताया नहीं कि वह कहाँ रह रहा है और ना ही उसने इस मेंशन के बारे में बताया था कि वह यहाँ पर है। तो कियारा को कैसे पता चला कि वह कहाँ है? और क्या कियारा उसके बारे में चेक कर रही थी? ये सोचकर वेद सिर्फ ये बोल पाया, उसे गार्डन में इंतजार करने के लिए कहो, मैं तुरंत ही नीचे आता हूँ। उसके बाद वह तुरंत कपड़े बदलने गया और वेदिका के रूम से बाहर से धीरे धीरे गया। लेकिन इतनी वक्त ऐसी मुश्किल भरी जिंदगी जीने की वजह से वेदिका के नर्वस सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव थे। जैसे ही वेद उसके बगल से उठकर गया, उसे तुरंत ही होश आ गया और वही वेद को धीरे धीरे बाहर जाता हुआ देखकर उसे काफी कंफ्यूजन फील हुआ। अभी तो बहुत ही सुबह है, तो वह इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? ठीक उसी मोमेंट पर उसने किसी नौकर को वेद को कहते हुए सुना, वेदिका मैं कल रात उठी नहीं थी, उन्हें पक्का अच्छी नींद आई होगी। यह अच्छी बात है, वेद ने जवाब दिया और फिर नीचे चला गया। वैदिक अपनी बेड से उठी और खिड़की के पास गई तो उसे गार्डन में एक खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई थी। भले ही वह लोग आखिरी बार बहुत पहले मिले थे, मगर वह उसे एक नजर देखते ही पहचान गई। वह कियारा थी, वही लड़की जिसे वेद की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान करती थी। वेद को अपने नाइट सूट में बाहर आता हुआ देखकर कियारा तुरंत खुश हो गई। वेद तुम सुबह में सोए क्यों नहीं? मैंने स्पेशली नौकरों से कहा था कि वह तुम्हें उठाना। क्या उन्होंने तुम्हें उठा दिया? और तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ है? इतनी सारी चोटें क्यों लगी है? ये बस छोटी सी चोट है, इतनी ज्यादा नहीं है। वेद आगे बढ़े और पूछा, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? सुबह के मौसम था और सुबह में काफी ठंड बढ़ जाती थी, लेकिन क्रिस्टल में सिर्फ एक लंबी पतली ड्रेस पहनी हुई थी। मैं आज सुबह 4 बजे उठी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए।
हाउसकीपर ने मुझे बताया कि तुम आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हो और इस समय बिजी हो, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी छुट्टी ली ताकि मैं यहाँ तुम्हारे पास नाश्ता देने आ सकूं। लेकिन जब मैंने सोचा कि तुमने कल रात क्या कहा था तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे उठने का इंतजार करना और तुमसे अच्छे से बात करना जरूरी है। ये सुनकर वेद की आंखें डिप हो गई। बात उनके पास डिस्कस करने के लिए क्या बचा है? और वह कुछ पूछे उससे पहले ही कियारा ने पूछा, क्या वेदिका यहीं रह रही है? उसने मेंशन की तरफ अपनी नजरें करते हुए पूछा। वेदिका पक्का अंदर होगी, वरना इतने ठंडे मौसम में सारे नौकर उसे गार्डन में रहने के लिए नहीं कहते। क्लियरली ऐसा इसलिए कहा गया था कि वह वेदिका से ना मिलता है। हाँ। वेद ने हाँ में सर हिलाया, उसे कुछ भी छुपाने का मूड नहीं था। तो कियारा हंसते हुए बोली, तो तुम कल रात टेंशन में इसलिए ही थे और इसीलिए तुम मुझे अपने रिश्ता पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो। हाँ, मैं समझ गई। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, तो वह अचानक से वापस क्यों आ गई? मैं उसे ढूंढने गया था और वह मुझे मिल गई। वेद वेदिका की इमेज किसी और की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने एक्सप्लेन किया, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी इसलिए वह मुझे छोड़कर गई थी और अब जब वह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो वह मेरे पास वापस आ गई है। कियारा ये चीज समझ रही थी और उसने कहा, तो तुम लोग एक साथ हो? और यहाँ वह सोच रही थी कि उसका एक मौका है। वह जानबूझकर अपने देश वापस आए और अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने लगी, इस उम्मीद में कि उसकी वैल्यू वेद की नजरों में आगे ज्यादा पड़ जाएगी। कियारा, मैं हमेशा तुम्हें एक दोस्त और एक बहन की तरह देखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई एम रियली सॉरी। भले ही वेद जानता था कि उसकी बातें हार्श है, लेकिन जख्म गहरा होने से पहले दवा लगा देना बेहतर है। वह सारी बातें आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर लेना चाहता था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि वेद कियारा से अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से कियारा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और अगले दिन वेद से मिलने के लिए उसके घर भी पहुंच जाती है। अब आगे, वेद आगे बढ़ने से पहले सारी बातें क्लियर कर लेना चाहता था। अगर हमारे बीच की दोस्ती ने तुम्हें कोई गलत उम्मीद दे दी थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वेद ने अपनी गलती मानी और उसकी आवाज बहुत ही सीरियस थी। कोई चिंता की बात नहीं है, कियारा ने जवाब दिया और उसकी हंसी में ग्रेस और डिग्निटी दिखाई दे रही थी। मैं जानती हूँ कि वेदिका तुम्हारे दिल में रहती है और मैं ही बेवकूफ थी जिसने उम्मीद लगा ली थी, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग थी। इतना कहकर उसकी हंसी वोर्थ और काइट होती जा रही थी। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे फ्रेंडशिप को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करती थी तुम्हारे नजदीक आने के लिए। लेकिन हम जब तुम और वेदिका एक साथ हो तो मैं जेन्युइनली तुम दोनों के लिए खुश हूँ। इतना कहकर वह रुकी और उसकी आंखों में थोड़ी उदासी दिखाई दी, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती लेकिन तुम्हें भूलने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी वेदिका, तुम्हारा प्यार लौट आया है, तो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट बनी रहेगी, यही मेरे लिए काफी है। कियारा की बातों से वेद को काफी गिल्टी फील हो रहा था। फिर जब तक तुम खुश हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूं या नहीं। कियारा ने इतना कहा और अपनी छोटी सी उंगली से दिखाते हुए बोली, बस इतना सा, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू दिखाई देने लगे थे। वेद ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर कियारा हंसते हुए उसे रोककर कहा, मैं बस यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और किसी को भी पसंद आ सकते हो, इसलिए कभी बदलना मत है। ये रहा नाश्ता। कियारा ने खाने का बैज उसकी तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, यह मेरे अधूरी प्यार के लिए गुड बाय गिफ्ट है। इतना कहकर उसने बैग खोला और फूड और कटलरी निकलते हुए कहा, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? वेद खाना नहीं चाहता था, लेकिन वह रोने वाली थी, इसलिए उसने खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा। रुक जाओ। कियारा की नजर अचानक खिड़की के पास खड़ी एक पतली इंसान पर गई। क्या वह वेदिका है? जब कियारा को एहसास हुआ कि वेदिका उन्हें देख रही है तो उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, बस इसकी खुशबू ले लो। वह उन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी या फिर परेशानी नहीं खड़ा करना चाहती थी। वेद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मगर वह झुका उस खाने की खुशबू लेने के लिए। इसे खुशबू अच्छी है ना? कियारा ने पूछा और उसकी आवाज में खुशी नजर नहीं आ रही थी। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है। वेद ने नोट किया कि खाना सर उसका फेवरेट था। कियारा ने बहुत मेहनत की होगी यह सब खाना बनाना सीखने के लिए। इस खाने को सिर्फ तुम्हारी तारीफ ही तो चाहिए था, कियारा ने कहा और फिर उन्हें पैक करते हुए अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन उसने सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट बैग पीछे छोड़ा। ये वह कपड़े ड्रेस है जो आंटी ने मुझे दी थी, मेरा जो कर्ट स्टेटस है उसके हिसाब से मैं नहीं रख सकती, इसलिए प्लीज उन्हें वापस कर देना और मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। ये सुनकर वेद और भी गिल्टी फील करने लगा और उसने वह बैग नहीं लिया और कहा, अगर मेरी मॉम ने ये तुम्हें दिया है तो तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। तुमने पेस्ट में उन्हें बहुत सारी चीज दी है, ये तुम दोनों के बीच की बातें, इससे हमारे रिश्ते का कोई लेना देना नहीं है। मैंने वह बस रिस्पेक्ट के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को दिया था, किसी लालच में नहीं, और मैं उनसे मिलने जा रही थी इसलिए गिफ्ट ले जाना जरूरी था। इसलिए प्लीज उन्हें बता देना कि मेरे गिफ्ट्स को लेकर वह बुरा ना फील करें, मैं बस उनकी मदद करना चाहती थी। अगर मेरे गिफ्ट उन्हें अनकंफर्टेबल प्लीज फील करवाते हैं तो फिर मेरी गलती है।
कियारा एक छोटी सी मुस्कान के साथ मुड़ी और वह छोटा नोटबुक उसे देते हुए कहा, इस नोटबुक में तुम्हारे पेरेंट्स की पसंद नापसंद की डिटेल लिखी हुई है। उनकी फेवरेट जगह जहां वह लोग पैसे खर्च करना पसंद करते हैं, बाकी सब मैं इन जगहों की विप मेंबरशिप ले रखी है जो बहुत ही काम आएगी, और यह सारे पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो मैंने सब लिख दिया है। आखिरी बार जब तुम्हारे डैड कंधों में दर्द की शिकायत कर रहे थे तो मैं उनके लिए एक मसाज किया था और उन्हें वह मसाज बहुत ही पसंद आया था, इसलिए वह मसाज कहाँ से तुम सीख सकते हो उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिखा हुआ है। भले ही वह नोटबुक बहुत ही छोटी थी मगर उसका भार वेद को अपने हाथों में बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। और भी बहुत सारी कुछ चीज हैं जो मैंने नोट डाउन कर दी है। कियारा ने वेद की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो जब तक कोई फैमिली मीटिंग या फिर फैमिली गैदरिंग नहीं होती तब तक मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मैं कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती, उसके अलावा कंपनी में भी मुझे बहुत काम है, इसलिए अपना ख्याल रखना और अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना मत भूलना। इतना कहकर उसने वेद की चोटों की तरफ देखा। उसे कोई डाउट नहीं था कि यह वेदिका के लिए ही उसने खाई है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके आंस किसी भी वक्त बाहर आ जाएंगे। वह आखिरी बार जाने से पहले वेद को गले लगाना चाहती थी, लेकिन ऊपर खिड़की के पास खड़ी लड़की को देखकर उसने अपनी ये लास्ट विश भी कंट्रोल में कर ली। वेल, मैं जा रही हूँ, कियारा ने एक मुस्कुराहट के साथ वेद को बाय करते हुए कहा, तुम हमेशा खुश रहना। तब जाकर उसने वेद को छोड़ा है, ये बात तो उसके लिए मायने रखेगी। कियारा पीछे मुड़ी तो फाइनली उसके आंसू आंखों से बाहर आ गए, लेकिन पीछे खड़ा इंसान उसके कंधों को देखकर उसे रोता हुआ महसूस ना कर ले, इसलिए वह बार बार मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और शांत रहने की कोशिश कर रही थी। कियारा, वेद सॉरी कहना चाहता था लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कियारा को इसकी जरूरत नहीं है। बिना पीछे देखे और बिना रुके कियार तुरंत लंबे लंबे कदम लेते हुए बाहर चली गई और उसने अपने पहले प्यार को उस घर में अलविदा कह दिया। वह गाड़ी के अंदर बैठी और अपने मुस्कुराहट को मेंटेन करते हुए बोली, गाड़ी चलाए। उस ड्राइवर ने उसकी स्माइल देखी और उसकी आंखों में आंसू देखकर तो कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया। जब वह लोग काफी दूरी पर पहुंच गए तब कियारा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और बहुत ही तेजी से रोने लगी, जैसे उसने अपना सबसे कीमती खजाना को दिया हो और सचमुच उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत उम्मीद खो दी थी। और वही वेद काफी देर तक उसे दिशा में देखता रहा जहां कियारा गई थी, और फिर उसने अपना सर नीचे झुकाया और नोटबुक को पलटते हुए देखने लगा। उस नोटबुक में बहुत सारे छोटे छोटे और डॉट थे जो उसके पेरेंट्स की पसंद नापसंद को समझने में उसे ज्यादा बेहतर मदद करने वाले थे। उसके अंदर से वेद को पता चला कि उसके फादर ने अपनी यंग एज में इतना हार्ड वर्क किया है, यह अब उन्हें हमेशा गर्दन और कंधों में दर्द रहता है और जिसकी वजह से वह कभी कभी रात भर नहीं सो पाते हैं, और सिर्फ कुछ ब्रांड की ऑइंटमेंट थी उनके ऊपर काम करती है। और यह ब्रांड एक्सक्लूसिव रॉयल फैमिली के लिए बनाया जाता है, मगर किसी तरह अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके कियारा उस असाइनमेंट को उसके दिल के लिए ले आई थी। और उसकी मॉम को सिर्फ नी लेंथ स्कर्ट पहनना अच्छा लगता है या फिर साड़ी जिसमें वह डेलिकेट लगती है, और उन्हें ज्यादा बड़ी बड़ी इयररिंग्स पसंद नहीं है। वह सिंपल और एलिवेशन डिजाइन ही प्रेफर करती है। और वेद को ये भी पता चला कि उसके डैड को एक्रोफोबिया है और वह 20 माले से ऊंची बिल्डिंग पर जाते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है। लेकिन वेद को याद आया कि कैसे उसके फादर उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहते थे, इसके लिए उसे स्काईडाइविंग के लिए ले गए थे। उसकी मॉम को हाई सोसाइटी में कुछ औरतें नहीं पसंद है, मगर उनके पुराने रिश्तों की वजह से वह उन्हें कुछ नहीं कहती है। तो कियारा ने उन 3 सवालों को भी लिख रखा था जो पूछने पर वह लेडीज पक्का पीछे हट जाएगी और सीता जी को परेशान नहीं करेगी। उस नोटबुक के जरिए वेद फील कर सकता था कि कियारा ने उसकी फैमिली की कितनी केयर की है। उसने हर एक छोटी छोटी डिटेल्स नोट की हुई थी, इंक्लूडिंग उसके पेरेंट्स को कौन से फूल ना पसंद है, उनकी डाइनिंग हैबिट्स क्या है और कौन सी चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती, और भी बहुत सारी चीजें। और वही वेदिका सेकंड फ्लोर की खिड़कियों पर के पास खड़ी थी और वेद को उसे नोटबुक को पढ़ते हुए देख रही थी। उसकी आंखें हल्की सी डार्क हो गई। कुछ वक्त बाद वेद घर के अंदर वापस आया तो उसे वेदिका जगी हुई मिली, मगर वेदिका को कोई भी नोटबुक नहीं दिखाई दी। वेदिका ने कुछ भी नहीं पूछा और ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ब्रेकफास्ट के बाद वह लोग रिवर साइड विला के लिए निकल गए। रिवर साइड विला देवांश के नाम के अंदर जो प्रॉपर्टीज में से एक था, जो रिवर के नजदीक था और हमेशा खाली रहता था, और वेदिका के पेरेंट्स कुछ वक्त के लिए वही रह रहे थे। जब शांति जी को और धर्मेंद्र जी को पता चला कि उनकी बेटी सैफली देश में वापस लौट आए और आज उनसे मिलने आने वाली है, तो वह लोग दरवाजे के सामने ही चक्कर काटते हुए कब से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में उन्हें दूर से एक स्पोर्ट्स कार आती हुए दिखाई दी। उसे बाहर आते हुए वेद ने वेदिका का हाथ तो पकड़ा हुआ था और दीपक उनके पीछे आ रहा था, और वेदिका को देखते ही शांति जी और धर्मेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। वेदिका, शांति जी के आंसू सबसे पहले बाहर आ गए और वह दौड़ते हुए अपनी बेटी के गले लग गई, और वह उम्मीद कर रही थी कि मुझे और टाइटली पकड़ पाती। उनकी बेटी फाइनली वापस आ गई है, कितनी रिलीफ की बात है। वेद को डर था कि उनके इस तरह टाइटली गले लगाने से वेदिका की घाव को दर्द पहुंचेगी, मगर उसने निकलने से पहले वेदिका से प्रॉमिस किया था कि वह उसकी इंजरीज का नाम उसके पेरेंट्स के सामने नहीं लगा। ठीक उसी वक्त पर धर्मेंद्र जी आए और अपनी बेटी और वाइफ दोनों को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, जब तक तुम सेफ हो तब तक सब कुछ ठीक है। वेदिका की चोटों को ध्यान में रखते हुए वेद ने कहा, क्या मैं भी आप लोगों को हक कर सकता हूँ।
भले ही उसकी रिक्वेस्ट सुनकर धर्मेंद्र जी कुछ पल के लिए हैरान हो गए, मगर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। शांति जी भी आगे गई और उसे जेटली गले लगाते हुए कहा, वेद, क्या तुमने अपने चोटों को डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि बस छोटी सी चोटें हैं, कोई भी सीरियस बात नहीं है। बकवास मत करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे तुम्हें बड़ा सा कट लगा था, मुझे झूठ मत बोलो। शांति की उसकी बातों से बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। उन्होंने चिंता में पूछा, क्या ये हड्डी तक पहुंच गया था? और वैसे अनु कहाँ है? क्या वह ठीक है? वह घर चली गई है, राइट? हम लोगों को यहाँ फांसी घर में रहना नहीं अच्छा लगता है और ना ही अच्छा लगता है कि कोई हमारी देखभाल करे, मगर उसने इंसिस्ट किया कि हमें यही रहना होगा। उसके बाद वेदिका ने दीपक को इंट्रोड्यूस करवाया। शांति जी और धर्मेंद्र जी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह यंग लड़का जो भी दिखा के पीछे खड़ा है, वह वेदिका का बायोलॉजिकल भाई है। क्लाजली देखने पर वह दोनों काफी कुछ एक जैसे लग रहे थे। हमारे पेरेंट्स हमें अम्यूजमेंट पार्क ले गए थे जब हम छोटे थे और वहां पर बहुत भीड़ थी और वहीं पर हम खो गए। मेरी बहन को उस अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया और मुझे किडनैप कर लिया गया बेहोश करके और एक छोटे से गांव में मजदूरी करने के लिए बेच दिए गए। मैं वहां से बाद में भाग गया और मैं अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर दिया। उस वक्त वह लोग बहुत ही छोटे थे, इसलिए उन्हें अपने घर का एड्रेस या फिर पेरेंट्स का नाम याद नहीं था। उसे बहुत बहुत मुश्किल से याद था कि उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत सा था जहां उसके पेरेंट्स दिवाली में दिए लगते थे, होली में वह लोग खेलते थे और क्रिसमस में बहुत ही खूबसूरत पेड़ लगाता था उनके हाल के बीच में। लेकिन उनकी बायोलॉजिकल फैमिली को ढूंढने के लिए ये डिटेल्स काम नहीं आने वाली थी। लेकिन उसे अपनी बहन के हाथ पर एक छोटा सा हॉट शेप का बर्थ मार्क याद था और कुछ साल पहले जब उसने अपनी बहन को ढूंढना शुरू किया, मगर वह ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसर बन गई थी और दीपक ने सच्चाई जाने के बाद बहुत सारी कोशिश है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालने की, लेकिन उन्हें बहुत सारी तैयार ना करनी थी और उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। पहली बार था जब वेद ने उनके पास्ट के बारे में सुना था। उसे अब समझ में आया कि शायद वेदिका के बायोलॉजिकल पेरेंट्स अभी भी जिंदा हो, शायद उन्हें ढूंढा जा सकता है। वेद ने फिर से अपनी बगल में बैठी हुई लड़की को देखा। हमने डीएनए टेस्ट करवा लिया है जो सबूत है कि वेदिका और मैं सचमुच बहन हैं, दीपक ने सीरियसली कहा। मैं भी काफी खुश हूँ कि तुम भाई बहन वापस एक दूसरे के साथ आ गए हो। तुम्हें एक दूसरे के साथ मिल गया है जिंदगी में। अगर तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल जाते हैं तो तुम्हारे पास दो पेरेंट्स होंगे जो तुम्हें प्यार करते होंगे, अगर नहीं तो हम तुम्हें अपना ही बेटा मानेंगे। धर्मेंद्र की बात यह थी कि शांति जी को बिल्कुल डर नहीं था कि दीपक उनकी बेटी को उनसे दूर कर देगा, बल्कि वह एक और बेटा मिलने की खुशी में खुश थी। हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, धर्मेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, और दीपक के लिए पहली बार था जब उसने फैमिली की खूबसूरती और प्यार को महसूस किया था। ग्रेटफुल होकर उसने अपने सामने बैठे हुए कपल को देखा। वह वेदिका कौन से अलग कर देगा, इसलिए वह उसे दूर भेज सकते थे, मगर उन्होंने खुले दिल से उसकी प्रेजेंस को अपना लिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक आपने पढ़ा कि कियारा आखिरी बार वेद से मिलकर उदास दिल से चली जाती है और उसके बाद वेदिका, वेद और दीपक धर्मेंद्र जी और शांति जी से मिलने के लिए आते हैं। अब आगे दीपक पहली बार प्यार की खुशी महसूस कर रहा था। थैंक यू इतने सालों तक वेदिका का ध्यान रखने के लिए। दीपक ने उन्हें थैंक यू कहा और सामने हाथ जोड़ दिए। तुम हमें किस लिए थैंक यू कह रहे हो? हम तो हमेशा से वेदिका को अपनी बेटी समझते थे, शांति जी ने कहा और तुरंत उसके हाथ नीचे कर दिए। वह लोग काफी देर तक बातें करते रहे और एवेंचुअली वेदिका के लिए वेद ने क्या क्या किया है वह सब वह लोग सुनाने लगे। वेद ये जानकर हैरान थी कि वेद लगातार उसके घर जाता था, उसे ढूंढता रहता था और उसे फॉलो करते हुए लीड एरिया तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की उसके और पेरेंट्स को ढूंढने के लिए और अकेले इतने सारे आदमियों से लड़ता रहे। उसके एक्शन से टच फील करते हुए वह और भी कन्विंस हो गई थी कि वेद ही उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसका फ्यूचर पार्टनर है। हम तुम्हारे रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं और हमेशा तुम्हारे आने वाले यूनियन को सेलिब्रेट करने की राह देखेंगे, शांति जी ने प्यार से कहा और वेद और वेदिका का हाथ पकड़कर बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, जो खुद से पहले दूसरे पार्टनर के बारे में सोचते थे, और वही दीपक जो साइड से सब कुछ देख रहा था वह उनसे अब कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वेदिका का अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उनकी हामी दे दी थी। लेकिन वह वेद और कियारा पर कड़ी नजर रखने वाला था। अब वह अपनी बहन के साथ जरा से भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहां तक बात रही वेद के पेरेंट्स की, हमें उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा जब वह तैयार हो तो, और हम उनसे वेदिका को मिलने के लिए लेकर जाएंगे। शांति जी ने इस मामले में जरा भी जल्दी नहीं करना चाहती थी। अगर हमें जाना होगा तो हमें भी बता देना, हम अच्छे गिफ्ट लेकर चलेंगे। आप बहुत ही काइंड है आंटी, वेदिका बेस्ट गिफ्ट है हमारे लिए। अगर मेरे पेरेंट्स से इतनी खूबसूरत और सेंसिबल बहू को देखा तो वह लोग पक्का उसे प्यार करेंगे। उसकी बातें सुनकर शांति जी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। धर्मेंद्र जी ने उस इंसिडेंट के बारे में पूछा।
जहां वह आदमियों का ग्रुप उनके घर में घुसता था और उन्हें बांधकर कई दिनों के लिए रखा था, तो वेदिका ने और फिर मैं जमा हुआ किस तरीके से बड़ी हुई अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। उसका रोल एक सक्सेसर के तौर पर था और जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना चाहती थी, उन लोगों ने उसे खतरनाक जहर को लेने के लिए फोर्स किया। ये सब सुनकर उसके अडोप्टिव पेरेंट्स शॉक हो गए और कुछ वक्त के लिए कुछ भी नहीं बोल पाए। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बॉडी में जो जहर है वह वेदिका की बहन ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। वेदिका ने इस मैटर के बारे में झूठ बोल दिया, लेकिन शांति जी को भी चिंता थी और उन्होंने बेचैन होते हुए पूछा, तुम कैसा फील कर रही हो? क्या तुम्हें कोई भी साइड इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं? मैं परफेक्टली ठीक हूँ, वेदिका ने जवाब दिया और उसे दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी माँ ने उसके हाथ चोट लगे हाथ को दबा दिया था, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए और उसकी आंखों में अभी भी सॉफ्टनेस थी। और वही वेद खुद से सोच रहा था कि अगर वेदिका अपना इतना बड़ा दर्द इतनी आसानी से छुपा सकती है, तो वह जहर उसकी बॉडी में कितना दर्द पैदा करता होगा जो वह रोने लगती थी। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे उन घटिया लोगों को सजा दिलवाने के लिए। धर्मेंद्र जी बहुत ही गुस्से में थे ये सब सुनकर कि उनकी बेटी ने पिछले सालों में क्या सहा है। उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया है और हम उसी को पूरा कर रहे हैं और वह कुछ दिनों में इफेक्टिव भी हो जाएगा। वेदिका ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए माफी मांग कर कहा, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को तब नहीं बचा पाई जब उन लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझे वह फोटोज भेजी थी आप लोगों को बांध कर। आई एम सॉरी। मैं उस वक्त पर वह दर्द से सफर कर रही थी और मुझे भी बहुत बुरी तरह चोट लगी थी। हमें बहुत रिग्रेट है कि हमारी वजह से आप लोगों को वह सब सहना पड़ा। दीपक ने कहा क्योंकि उसे काफी गिल्टी फील होता था उन हालातों में। अगर उसके अंदर जरा सी भी हिम्मत होती या फिर ताकत बची होती तो वह तुरंत खड़ा हो जाता और उन लोगों को मुसीबत को सहने नहीं देता। शांति जी और धर्मेंद्र जी के मन में अपने बच्चों के लिए कोई गिला शिकवा नहीं था। इनफैक्ट वह लोग तो खुश थे कि वेदिका उस वक्त पर उन्हें बचाने नहीं आई। अगर तुम लोग आते तो अब तक हम सब लोग जमीन के 6 फीट नीचे खड़े हुए होते। थैंक गॉड कि तुम वहां पर नहीं आई। वह लोग हमें बस एक बेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि तुम उनके जाल में फंस जाओ। हमें तुम्हारी सेफ्टी की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग साथ हैं तो हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। मॉम डैड, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर हमारी जान बचाने के बदले में आपकी जान को खतरा होता है तो हम किसी भी कीमत पर जीना नहीं चाहेंगे। जैसे ही वेदिका ने अपना सेंटेंस खत्म किया, धर्मेंद्र जी के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गया और उन्होंने काफी सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी रिस्क पर लगा सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं और वरना हमने जो सेक्रीफाइस किए हैं उनका क्या नतीजा निकलेगा। अब ये सीरियस बातें कोई नहीं करेगा, हम अभी अभी मिले हैं। शांति जी ने उनकी बात को बीच में रोक दिया और उनके लिए किचन से कुछ स्नैक्स ले आए। वही अनामिका विला में। ये वही विला था जो अनामिका के कॉलेज के नजदीक था, जिसे देवांश ने अनामिका का नाम दिया था। पहले देवांश ने अनामिका के लिए यहाँ लैब सेट करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च किया था, इस उम्मीद में कि वह इस लैब में और भी वक्त बिताएगी और उसके साथ वक्त बिताएगी। इस मोमेंट पर अनामिका विला के अंदर थी और उस ब्लड सैंपल्स के अंदर के टॉक्सिन को सेपरेट करने का काम कर रही थी। 2 घंटे बीत गए। पलक झपकते ही देवांश ने जेटली दरवाजे पर नोक किया और उसे याद दिलाया, ब्रेक का टाइम हो गया है। जब अनामिका ने देखा कि सिस्टम एनालाइज जल्दी खत्म नहीं करने वाला है तो अनामिका रुक गई और उसने लैब का दरवाजा खोला। इसे ट्राई करके देखो, देवांश ने प्लेट उसके सामने की जिसमें छोटे छोटे फ्रूट के टुकड़े थे और उसे खिलाते हुए कहा, क्या यह अच्छा है? बहुत अच्छा है। अनामिका प्लेट ले ली और थोड़ी देर तक वह खाती रही। देवांश ने उसके कंधों की मसाज करना शुरू कर दी। उसकी पीठ पर चोट लगी थी, इसलिए देवांश बहुत ही जेंटल और केयरफुल था। मुंबई चैरिटी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, देवांश ने धीरे से कहा। मुंबई चैरिटी एक वेल नोन प्राइवेट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन था जो 16 सालों से पब्लिक वेलफेयर और चैरिटी काम को गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रमोट करता था। उन्होंने कई सारे नर्सिंग होम, हॉस्पिटल सेंटर्स और अनाथ आश्रम, रिलीफ सेंटर्स, अपाहिज लोगों के लिए चैरिटेबल क्लिनिक, बच्चों के स्कूल और भी कई चीजें बनवाई थी। और अब जाकर सच्चाई सामने आई थी कि उन्होंने इन सब चैरिटी को लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया था ताकि वह इन सभी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सके और लोगों के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट कर सके। और उसके अलावा ये सारे डिपार्टमेंट के बारे में और यह सारी चीजों के बारे में गवर्नमेंट को भी थोड़ी बहुत जानकारी थी और इस सच्चाई ने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ था। ये बस उनके कामों में से नदी में से एक लोटा पानी निकालने पर है। हमें और भी एडवांटेज लेना होगा, अनामिका ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा था। जैसे उम्मीद थी वह लोग रेस्टलेस होते जा रहे हैं और वह लोग जल्दी ही सिंघानिया कॉर्पोरेशन के ऊपर नेगेटिव न्यूज फैलाना कोशिश करेंगे ताकि पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। हमें तैयार रहना होगा। हमने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, बस उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। देवांश ने उसके शोल्डर की मसाज करते हुए कहा, जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं वह लोग पक्का कमजोर लोगों को ही टारगेट करेंगे। मैंने और भी लोगों को भेज दिया है रिवरसाइड वाला में वेदिका भाभी के पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए और घर पर भी मैंने सेफ्टी इंक्रीज कर दी है। मेरे आदमी भी आसपास ही होंगे सब लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए।
और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर बढ़ती बातों ने तमाशा मचाया हुआ था और बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन के अंदर थे और कुछ कमेटी फंडेड पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ कॉर्पोरेट चैरिटीज थी। ऊपर से वह लोग स्टूडेंट की भलाई बुरों का ध्यान लोगों की सेवा ये सब मोटिवेशन दिखते थे जिसके अंदर वह लोग अपने खतरनाक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते थे। वही सारी सिक्योरिटीज जो विदेशों में थे उनके गलत कामों के बारे में हेडलाइंस एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही। कुछ लोगों को ये भी पता चला कि कोई हाई प्रोफाइल इंसान है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को पीछे से चला रहा है। ना सिर्फ वह लोग चैरिटी की फील्ड में अपने ऑर्गेनाइजेशन को घुस सके बल्कि वह लोग कॉर्पोरेट और फ्रॉडमेंटल मैटर्स में भी इन्वॉल्व है। हमको बहुत सारे गवर्नमेंट के लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था और उन्हें उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और यह सब कुछ अलग अलग देश में कंट्रोवर्सी के तौर पर फैला हुआ था जिससे और भी ज्यादा तमाशा मचा हुआ था। प्रताप परिवार में, डैड क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? ठीक उसी वक्त मीरा स्टडी रूम के अंदर गई उनके मेंशन के और वह अपने आप को यह सवाल पूछने से रोक नहीं पाए अपने सामने बैठे हुए इंसान को देखकर। जो इंसान चेयर पर बैठे हुए थे उनका एक पावरफुल ऑरा था और वह काफी इजी गोइंग लग रहे थे और उन्होंने काफी जेंटल और काइट टोन में कहा, क्या तुमने अपनी टास्क कंप्लीट कर लिया है? ये सुनकर मीरा हैरान हो गई। यूजुअली उसके पिता कभी उसके काम के बारे में नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं अभी अभी घर आई हूँ और आपने मुझे बुला लिया, क्या कोई बात है? क्या अमन की एक बहन नहीं है जिसका नाम है अनामिका? अरविंद प्रताप ने स्ट्रेट पॉइंट पर आते हुए कहा। तो अपने फादर के क्वेश्चन को सुनकर मीरा ने हाँ में सर हिलाते हुए कंफ्यूजन में पूछा, हाँ मगर क्यों? अरविंद जी ने एडमिरेशन के साथ अपनी आंखों में देखते हुए कहा, फल अपने पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता है। मैं देख सकता था कि अमन बहुत एम्बिशियस है और उसकी बहन भी बिल्कुल उसी की तरह है, उसे घर बुलाओ जब भी तुम्हें मौका मिले तो। ये सुनकर मीरा की आंखों में हैरानी और शौक दिखाई दे रहा था और उसने पूछा, डैड क्या हमारी डेटिंग करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? उसके डैडी ने साफ साफ उसे कह दिया था कि वह अपने काम और प्यार के बीच में एक अच्छी दूरी बनाकर रखें और दोनों को मिक्स ना करें। लेकिन अब वह खुद आगे बढ़कर इन सबको आगे बढ़ना चाहते हैं और अमन को उनके घर पर बुला रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया अनामिका ने कि उसके डैड का ध्यान उसके ऊपर चला गया? यहाँ तक कि मीरा का रिलेशनशिप भी स्पॉटलाइट में आ गया है। टाइम हो गया है कि तुम्हारी भी शादी करने के बारे में हम सोचे। उन्होंने अपनी बात खत्म की ठीक उसी वक्त उनके असिस्टेंट ने आकर उनके कुछ कान में कहा तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मीरा को बाहर भेज दिया। मीरा स्टडी रूम के बाहर लिविंग रूम में आ गई और उसे पता ही नहीं चला कि वह यहाँ पहुंची कैसे। हाउसकीपर को देखते हुए उसने तुरंत उसे रोककर धीरे से पूछा, आंटी क्या आजकल घर में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है? वह लेडी जो हमेशा उसकी मॉम के नजदीक रहती थी, वह एक हाउसकीपर भी थी और एक दो बातें जानती थी। मीरा की यह रेयर और मजाकिया साइड देखकर उस लेडी ने लेजेंडली मुस्कुराकर प्यार से कहा, अगर आप घर की रिसेंट बड़ी न्यूज के बारे में बात कर रही है तो वह ये है कि आपके पिता इलेक्शन के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं और वह इस बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। इसका अमन से क्या लेने देना है? मीरा ने कंफ्यूजन में पूछा। तो अपनी एलिगेंट स्माइल मेंटेन करते हुए उस हाउसकीपर ने आगे कहा, अमन सर मिस अनामिका के बायोलॉजिकल भाई है ना, तो इससे क्या लेने देना है? मीरा को अभी भी समझ में नहीं आया तो उस हाउसकीपर ने धीरे से उसके कान में कहा, ये सारे जो रीजन न्यूज और बड़ी बड़ी चीज हो रही है ना, ये देवांश सिंघानिया का काम है, सिंघानिया परिवार के नए हेड का, और अनामिका जो ओबरॉय परिवार की बेटी है, उन दोनों ने साथ मिलकर यह सब किया है। बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पब्लिक को मैनिपुलेट करते थे, उन्हें अपनी बातों में फंसाते थे, उन सब लोगों के सच्चे ही सबके सामने धीरे धीरे आने लगी है कि उनके हाथ किन किन गलत कामों से रंगे हुए हैं और जिसकी वजह से सिचुएशन अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। और उसके अलावा देवांश की अंडरग्राउंड पावर, यहाँ तक अनामिका के इन्फ्लुएंस भी अब अटेंशन गेन कर रहा है, जो दोनों ही काफी पावरफुल है। क्या ये सारी रिसेंट न्यूज अनु से जुड़ी हुई है? मीरा हैरान हो गई। उसने ऑनलाइन सारी वायरल न्यूज देखी थी मगर उसे कोई आइडिया नहीं था ये सब अनु से रिलेटेड है और न सिर्फ अकेले अनामिका बल्कि देवांश भी पीछे से सब कुछ संभाल रहा है। उस हाउसकीपर ने अपनी वार्निंग कंप्लीट की, आपके डैड रिटायर होने वाले हैं और उनके कनेक्शन उसके बाद स्ट्रांग नहीं रहेंगे। कुछ राइवल के लोग में अनामिका की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और फोर्सेज के काम से कम 40% लोग इन सबके भवन में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से वह लोग अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं और बाकी सारे 40% अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं और जो बाकी 20% है उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह लगी ईमानदार थे और उन्हें में आपकी डैड भी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह रिटायर हो जाएंगे और अपनी आगे की जिंदगी शांति से बिताएंगे क्योंकि अब उन्हें देश में गड़बड़ होने की कोई चिंता नहीं है। तो ये बात है। अब मीरा को सारी बातें समझ में आए। अनामिका के एक्शन की वजह से उसकी डैड को काफी फायदा भी हुआ है और उन्हें सेफ्टी का भरोसा भी मिल गया है, इसलिए वह इतने ज्यादा खुश है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।
ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक आपने पढ़ा कि एक तरफ जहां देवांश और अनामिका की वजह से पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मीरा को जब इन सब के बारे में पता चलता है तो वह काफी हैरान हो जाती है। अब मीरा को समझ में आ गया कि उसके डैड अमन से क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि अमन की बहन अनामिका की वजह से ही अब उनकी सेफ्टी अश्योर हो गई थी और वह अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करेगा बारे में सोच सकते थे। तो इसका मतलब है कि अनु डेंजर में होगी। मीरा का पहला रिएक्शन अनामिका की सेफ्टी के लिए था। आफ्टर ऑल इतने सारे लोग इन सब में इन्वॉल्व है, इसलिए अनामिका इन सब में इन्वॉल्व होने के बाद अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मॉम डैड से कहूंगी कि सेक्रेटली उसकी मदद करें। उसे चोट नहीं लग सकती है। अमन की सिर्फ एक ही बहन है और वह खजाने से भी ज्यादा कीमती है। और उसके अलावा उसे अनामिका बहुत ही पसंद है। मैं शांत हो जाए, उनके पास ऑलरेडी प्लान है। हाउसकीपर ने यह बात नहीं कही कि वह लोग मदद करेंगे या नहीं, मगर मीरा उसकी मतलब समझ गई तो उसका दिल शांत हो गया और उसका मूड भी काफी अच्छा होगा। और वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी डरते हुए अंदर आया और अंदर बैठे हुए एक आदमी को रिपोर्ट करते हुए बोला, सर वह बूढ़े लोग जो क्लियरली रिटायर हो गए थे, मगर वह लोग अपनी टांग फिर से हमारे कामों में अड़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उस यंग लड़की में इतना क्या स्पेशल है जो ये सारे लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। वह बस एक 17-18 साल की लड़की है और ट्रायंगल जोन के लोगों को कहना है कि न सिर्फ वह स्किल है, बल्कि उसके कनेक्शन माफिया फ्लेम और माफिया सी से भी है। इस देश में न सिर्फ बहुत सारे रिस्पेक्ट एल्डर्स अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर बहुत सारे बड़े परिवार भी उसके साइड पर है, यहाँ तक कि ओबरॉय परिवार, सिंघानिया परिवार, आचार्य परिवार और भी कई सारे। और कहने की जरूरत नहीं थी कि हर्षद ओबरॉय कितना रूथलेस था, जो इस वक्त ओबराय परिवार का कट हेड है, और वही देवांश सिंघानिया जो सिंघानिया परिवार का हेड है, उसे भी कोई हल्के में नहीं ले सकता। सब बाहर की दुनिया में जानते थे कि वह अगर अपने हाथों में मामला ले ले तो कितना खतरनाक हो सकता था। और वही आचार्य परिवार की हेड पहले अनामिका को अपनी बेटी के तौर पर अडॉप्ट करना चाहती थी, मगर अनामिका ने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने उसे अपनी भतीजी के तौर पर गोद ले लिया और उसे बहुत प्यार करती हैं। न सिर्फ फोर्स के बहुत सारे लोग, बल्कि और भी कई सारी फैमिलीज है, इसलिए हमें उसे टच करना मुश्किल हो रहा है। सेक्रेटरी ने परेशान होते हुए कहा, स्पेशली उसके देश में उस लड़की की बहुत सारी चीज मदद कर रही थी उसके देश में। अगर वह विदेश में होती तो वह उनका काम थोड़ा आसान हो जाता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक 17-18 साल की लड़की को इसी तरह तमाशा खड़ा करते हुए देखता रहूं और हम सब का फ्यूचर बर्बाद करते हुए देखता रहूं और कुछ न करूं? उस आदमी की आवाज बहुत ही शांत थी, जैसे वह तूफान से आने वाले पहले की शांति हो, मगर उसका सेक्रेटरी उसमें किसी की मौत का अंदेशा साफ महसूस कर सकता था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसकी आवाज कांपने लगी। सर, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे उसके लिए मुसीबत खड़ी करने का, और उसे कीमत चुकानी होगी। बस कीमत चुकानी होगी। इस पनिशमेंट से वह आदमी सेटिस्फाई नहीं था, तो वह सेक्रेटरी को और भी डर लगने लगा और उसने कहा, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह बूढ़े खुर्शीद उसे का ध्यान रख रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं ना। उस आदमी ने स्ट्रैटेजी बनाते हुए कहा, एक एक करके उन्हें बर्बाद करना शुरू करो, फिर देखते हैं कि कौन उसकी मदद करने की हिम्मत करता है। उसके करियर के साथ खिलवाड़ करना अलग बात है, मगर उसकी इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करना उसे लड़की को भारी पड़ने वाला था। वह बहुत ही ज्यादा बेवकूफ ये सोचते हुए कि पूरी दुनिया सफेद है और उसने इस थोड़ी सी गंदगी को साफ करके उसे लग रहा है कि उसने अंधेरे की दुनिया को साफ कर दिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि जो उसने देखा वह इस अंधेरी की दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इतना कहकर वह आदमी हंसने लगा और ना में सर हिलने लगा। वह उसे लड़की की सिंपलिसिटी और मासूमियत का मजाक उड़ा रहा था। इस दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा है वह व्हाइट हिस्सा जहां ईमानदार लोग रहते हैं, और असली अंधेरा तो इन सब के पीछे छुपा हुआ है। क्या उसे लगता है कि वह हम सबको बाहर ले आएगी तो दुनिया बदल जाएगी? नहीं, उसे रियलाइज नहीं हो रहा है कि वह अपने खुद की कब्र खोद रही है। बिल्कुल सही कह रहा है सर, सेक्रेटरी ने तुरंत उसकी बात में सर हिलाते हुए कहा। वह अभी भी बहुत यंग है और सोच रही है क्योंकि कुछ ताकतवर लोगों के साथ उसके साथ है तो कोई उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अब उसे रियलाइज नहीं है कि कितने सारे लोगों को वह अपने साथ नुकसान पहुंचाने वाली है। सच्चाई उन्हें एक अच्छा सबक सिखाएगी और दिखाएंगे कि सचमुच दुनिया किसकी कंट्रोल में है। वही लैब के अंदर अनामिका को 921 तरीके के टॉक्सिन वेदिका के ब्लड में मिले। वह सारे टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि एक बार चाटने के बाद लैब का चूहा तुरंत ही मर गया और अनामिका का पास वक्त भी नहीं था उसे एंटीडोट देने का। अनामिका ने अभी अभी सिर्फ कुछ एंटीडोट कॉम्बिनेशन को डेवलप किया था और उसे नहीं पूरा भरोसा नहीं था कि वह वेदिका के जहर में मदद कर पाएगा या नहीं। वह सिस्टमेटिकली उसे एनालाइज करना चाहती थी और फिर इन सारे एंटीडोट्स को उसे टॉक्सिन मिलकर लैब माइस को खिलाना चाहती थी। 3 दिनों के हार्ड वर्क के बाद फाइनली रिजल्ट्स आ गए हैं। उस लैब माइस ने उस पॉइजन से मिले हुए एंटीडोट को खाया तो थोड़ी सी डिटॉक्सिफाई हो जाने के बाद वह तुरंत नहीं मरा और ना ही उन्हें कोई दर्द हुआ, बल्कि वह लोग जी रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है।
फाइनली एक उम्मीद नजर आई थी। अनामिका की आंखें सॉफ्ट हो गई। अगर यह चूहा बिल्कुल हेल्दी रह सकता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि यह डिटॉक्सिक पिल वेदिका के जहर को भी ठीक कर सकती है। भले ही उसे एहसास हो रहा था कि चीजें आसान नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट उसके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में जा रहे थे। और इतने दिनों के बाद इस प्रोग्रेस ने उसे एक अच्छी उम्मीद दिला दी थी। ठीक उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ और अपने भाई वेद का कॉल देखकर उसने तुरंत उठा लिया। क्या बात है भाई, अनु, वेदिका का जहर फिर से काम कर रहा है और इस वक्त वो बहुत ही दर्द में है। बिल्कुल जिस तरह उस दिन कैसल में थी। क्या मैं तुम्हारी दी हुई 2 दवाएं उसे दे दूं? अनामिका ने पहले कहा था कि वेदिका को वह गोली है तब तक ना दी जाए जब तक कोई और रास्ता ना बचा हो, क्योंकि यह वेदिका की बॉडी बहुत ही वीक है और शायद वह बहुत ही स्ट्रांग इफेक्ट की वजह से गलत असर कर सकता है। पहले उन्हें आधी गोली दीजिए और फिर उसके कंडीशन पर ध्यान रखिए, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे कॉल कीजिएगा, अनामिका ने इंस्ट्रक्शन दिए। ऑल राइट, वेद ने तुरंत उसकी बात मान ली। थोड़ी देर में अनामिका का फोन वाइब्रेट फिर से हुआ। उसे लगा कि वेद का है, मगर उसने उठाया तो दूसरी तरफ से विक्रांत दादाजी की आवाज आई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम पिछले काफी दिनों से बड़ा तूफान खड़ा कर रही हो। मुझे तो लगता है कि मेरी प्रोडक्शन में भरना हुआ है। एक के बाद एक थ्रिलिंग मूवीज में देखा जा रहा हूँ। काफी मजा आ रहा है। विक्रांत दादाजी की खुशी भरी आवाज से फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी। तो अनामिका डेविल स्माइल के साथ बोली, क्या आपने बस मुझे चिढ़ाने के लिए फोन किया है? ऑफ कोर्स नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरी पोती इतनी एम्बिशियस और डेयरिंग है। तुम्हारी हिम्मत दिखाती है कि मैं गलत इंसान पर भरोसा नहीं किया है। तुम ही मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हो, बिना किसी डाउट के। फिर से उनकी बात वही आकर अटक गई। अनामिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए सूटेबल है ही नहीं। वह बाय द वे, तुम यूनिवर्सिटी कब आ रही हो? अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने बाकी है, और उसके अलावा बड़ी यूनिवर्सिटीज के बीच कास्ट कंपटीशन भी होने वाले हैं और वीके कॉलेज पीछे छूट रहा है। तुम टॉप स्कोरर हो। अगर तुम यहाँ पार्टिसिपेट करोगी तो हमारे लिए ट्रॉफी लेकर आ सकती हो, और फ्यूचर में इसकी वजह से वीके कॉलेज की तरफ बहुत सारे और अच्छे स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे। तो आप फिर से तेज दादाजी के साथ लड़ाई करने का प्लान कर रहे हैं? अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा। उसे बहुत अच्छे से पता था कि क्या होने वाला है। उसके तेज दादाजी मुंबई कॉलेज के दिन है और उसके विक्रांत दादाजी वीके कॉलेज के, और उन दोनों का हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। और अब जब अनामिका ने वीके कॉलेज जो को चुना है मुंबई कॉलेज के बजाय, तो उसके विक्रांत दादाजी अपने राइवल के फेस पर एक अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं। मैं ये सारे मौके दूसरों पर छोड़ती हूँ। अनामिका को कॉलेज कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे अभी इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना है और उसे मेरे पूरी फोकस की जरूरत है। जैसे ही उसने अपनी सेंटेंस खत्म किया, विक्रांत दादाजी बेचैन होकर बोले, कौन सा एक्सपेरिमेंट? चलो एक साथ करते हैं, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं दिलवाना चाहती, अनामिका ने जवाब दिया। लेकिन विक्रांत दादाजी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा, मैं भी देखना चाहूंगा कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट है जो मुझे हैरान कर सकता है। उन्हें बहुत ही भरोसा था कि अनामिका की मदद के बाद ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसे वह लोग एक साथ मिलकर खत्म न कर पाए। और राइट, मैं किसी को कहती हूँ आपको ब्लड सैंपल बाद में भेजने के लिए। अनामिका ने सोचा कि एक और हाथ होगा मदद के लिए तो कोई बुरा ही नहीं है। जितना जल्दी वह लोग वेदिका की बॉडी से जहर निकाल पाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। वह और भी टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। वेदिका के अंदर टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती जा रही है, और एक बार उसने उसके लक्स या फिर विटल ऑर्गन्स पर हमला कर दिया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक बात रही कॉलेज कंपटीशन की, तुम्हें एटलीस्ट कम से कम एक टीम को लीड करने के लिए आना ही होगा, और तो बात सेटल हो गई। तुम टॉप स्कोरर हो तो तुम्हें उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आना होगा। इतना कहकर उन्होंने तुरंत कॉल कट कर दिया, और अनामिका फिर उन्हें कॉल करके इस बात के लिए मना ना करे इसलिए उन्होंने फोन स्पीच स्विच ऑफ भी कर दिया। अनामिका स्पीचलेस हो गई। 2 दिनों बाद विक्रांत दादाजी लैब में थे और गुस्से में डाटा की तरफ देख रहे थे। मैंने क्रैक कर लिया है, तुम देख सकती हो। अनामिका उनके पास गई। उसने मास्क और गॉगल्स पहने हुए थे और वह अभी भी सिटी बजा रही थी, और उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था कि मैं आपको हार्ट अटैक नहीं दिलवाना चाहती। अनु, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को करने के बाद कितना मिलेगा? इस प्रोजेक्ट के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलना चाहिए। अनामिका, इसमें इतने सारे फोर्स लग रही है और इतने सारे चीजों को उन्हें करना होगा, तो रिवॉर्ड कम से कम 1 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए, राइट? जितना ये कैसे कम्प्लेक्स है उसके हिसाब से वह 1 करोड़ से नीचे तो मानेगी नहीं, है ना? ये फ्री है। वोट। उसकी बात सुनकर विक्रांत दादी जी को थोड़ा वक्त लगा होश में आने में, और उसने पूछा, पूरी तरह से फ्री है? उनकी अनामिका इतनी दयाल कब से हो गई जो वह इतने कम्प्लेक्स मैटर को फ्री में हैंडल करने की सोच रही है? इतना कम्प्लेक्स केस, वह भी फ्री में? यह मेरी फ्यूचर भाभी के लिए है। ये सुनकर विक्रांत दादाजी समझ गए। तो ये बात है, तो फिर वेदिका ने किसी ओफेंड कर दिया जो उसे इतना खतरनाक जहर पिलाया गया है? उन्होंने कंफ्यूजन में पूछा। मैं पूरे 2 दिनों से इस पर काम कर रहा हूँ और अभी भी मुझे पूरी तरह से पता नहीं चला है किसने बनाया खतरनाक जहर।
क्या उससे और अनामिका से बेहतर भी कोई बेटर फॉर्मिस्ट है इस दुनिया में? अनामिका ने एक नया ब्लड सैंपल उन्हें देते हुए कहा, मुझे डर है कि यह जो उसकी बॉडी में टॉक्सिन है वह चेस्टर के ब्लू की टॉक्सिन से ट्रिगर किया गया है। तो चेस्टर के ब्लड में बचपन से अलग अलग तरीके के जहर और ड्रग्स दिए गए थे और उनके ब्लड बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, जो नॉर्मल लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर वेदिका की स्ट्रांग फिजिकल कंडीशन नहीं होती और वह एक और जहर से उसकी बॉडी के अंदर लड़ने का फैसला नहीं करती तो वह कब की दुनिया से जा चुकी होती। यह उन चेस्टर का ब्लड सैंपल है। विक्रांत दादाजी की आंखों में चमक आ गई। इस ब्लड सैंपल की मदद से उनकी रिसर्च और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। मेरे पास एक डिटॉक्सिफाइंग पिल भी है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। अनामिका ने एक छोटी सी बोतल निकालकर उन्हें दी तो विक्रांत जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुमने ऑलरेडी एक एंटीडोट बना लिया इतनी जल्दी? डेबिट उनकी पोती आगे उन्हें बहुत ही स्लो कर दी जा रही है। वह 2 दिनों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया, जबकि इस 18 साल की लड़की ने रिसर्च कर भी लिया और एक एंटीडोट भी तैयार कर लिया है। एक 18 साल की उनकी खुद की स्टूडेंट उन्हें पीछे छोड़ रही है। कहावतें ठीक ही रहती है, चेला गुरु से भी आगे निकल जाता है। उनकी प्यारी सी पोती बड़ी हो गई है। अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ये बस एक प्रोटोटाइप है। लैब माइस को इन्हें खिलाने के बाद उनकी एनर्जी 2 दिनों के बाद धीरे धीरे कम होने लगी है, जो इंडिकेशन है कि यह एंटीडोट वेदिका की बॉडी के अंदर क्या पूरा जहर डिटॉक्सिफाई नहीं करता। एट लिस्ट तुमने एक प्रोटोटाइप तो बना लिया, विक्रांत दादाजी ने कहा। वह अभी तक तो कुछ सोच भी नहीं पाए हैं। अनामिका को अप्रोच करते हुए देखकर विक्रांत दादाजी ने तुरंत से कंप्यूटर के डिलीट बटन को दबाया और पिछले 2 दिनों के सारे रिसर्च को डिलीट कर दिया। उन्होंने ट्रेस बिन को भी खाली कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि अनामिका ये सब देखे और उनके ऊपर हंसे, और वही उनकी हरकतें देखकर अनामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।